जब भी आपको एक पोक्सो एक्ट का केस मिलता है तो उसमें केवल दो डिफेंसेस ही आपके पास उपलब्ध होती हैं। पहली डिफेंस होती है कि जो भी आरोपित कृत्य है वह कभी हुआ ही नहीं है, और दूसरी डिफेंस आपके पास हमेशा यह होती है कि लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है और यह वाला मामला पोक्सो एक्ट का केस ही नहीं बनता है। इन दोनों डिफेंसेस के अलावा कोई भी अन्य डिफेंस पोक्सो एक्ट के केसेस में नहीं लगाई जा सकती है। आईपीसी के केसेस में जितने डिफेंसेस आपके पास उपलब्ध होती हैं, सहमति, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी, कोअर्शन, ये जितनी भी डिफेंसेस होती हैं वे पोक्सो एक्ट के लगते ही सारी की सारी काम करना बंद कर देती हैं। एक केस हम दरभंगा बिहार में कर रहे हैं जिसमें हम आरोपी का बचाव कर रहे हैं। लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई कि 13 मार्च 2021 को मैं कॉलेज से अपने घर जाने के लिए टेम्पो का इंतजार कर रही थी। समय लगभग 11:30 बजे दिन के। आरोपी व उसके चाचा आए। आरोपी ने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा और वह मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पहले उसने मुझे अपने फूफा के घर रखा, फिर मेरे साथ मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करता रहा, फिर दिल्ली लेकर गया। वहां मुझे दिसंबर 2021 में मेरी बेटी पैदा हुई। होली की खरीदारी के लिए मुझे नोएडा लेकर आया था तो पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया है। पुलिस ने 363, 366, 376 आईपीसी में केस दर्ज कर लिया। पोक्सो एक्ट के सेक्शंस भी लगा दिए। कुल के कागजात के अनुसार लड़की की उम्र 17 साल 3 महीने थी। मेडिकल हुआ, 164 का बयान हुआ। आखिर में चार्जशीट फाइल कर दी गई, ट्रायल चल पड़ा। वहां पर पुलिस ने लड़की की उम्र दिखाने के लिए स्कूल बदली का एक प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लगाया हुआ था तथा लड़की का बोन एज एक्सरे भी करवाया हुआ था, यानी कि यह सारा का सारा जो मटेरियल था एक्यूज के खिलाफ था वह हमारी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र से था। हमारे सामने यह चुनौती थी कि हम अपने कानूनी व फोरेंसिक जानकारी का इस्तेमाल करें और उस जानकारी को इस्तेमाल करके आरोपी को पोक्सो एक्ट के दायरे से निकालकर बाहर ले आएं तथा उसको फिर बचा लें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस केस में पोक्सो एक्ट लगा हो उसमें सबसे पहला प्रयास पोक्सो से मुक्ति पाने का, उसको तोड़ने का होना चाहिए। पोक्सो केस का भार एक सामान्य क्रिमिनल केस से दुगना होता है, चौगुना होता है। आपने देखा होगा कि पोक्सो एक्ट के केसेस में आपको बेल आसानी से नहीं मिल पाती है, कई साल नहीं मिल पाती है और अधिकांश मामलों में आरोपी की सजा भी हो जाती है। सामान्य क्रिमिनल केसेस में तथा पोक्सो एक्ट केसेस में एक कानूनी अंतर है, और वह कानूनी अंतर क्या है आइए हम इसको जान लेते हैं। हर एक सामान्य क्रिमिनल केस में आपको दोषी पाया जाने से पहले तक कोर्ट आपको निर्दोष मानता है। यह मानता है कि आपने नहीं किया और आपके दोष को प्रोसिक्यूशन द्वारा साबित करना होता है। प्रोसिक्यूशन अपना जो एविडेंस लाया है उस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के द्वारा उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपको दोषी साबित करे। लेकिन पोक्सो एक्ट में सारा मामला उलट हो जाता है। पोक्सो एक्ट में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 29 और सेक्शन 30। इन दोनों के अंदर एक लीगल प्रिजम्पशन दी गई है। उसके कारण, इस प्रिजम्पशन के कारण हर पोक्सो एक्ट केस में कोर्ट पहले दिन से ही आपको दोषी मानकर चलता है। वह मानता है कि आपने दोष किया है, जुर्म किया है और आपको अपने एविडेंस के द्वारा यह दिखाना होता है कि आपने दोष नहीं किया और आप निर्दोष हैं। अधिकांश मामलों में आरोपी और आरोपी के एडवोकेट इस भेद को समझ नहीं पाते हैं। बहुत कम एडवोकेट्स हैं जो पोक्सो एक्ट को खोलने से पहले उसके सेक्शन 29 और सेक्शन 30 को पढ़ते होंगे। यही कारण है कि ना उनको बेल मिल पाती है और उनको सजा भी अधिकांश हो जाती है। इसलिए इस बात को अपनी प्रैक्टिस का एक रूल बना लीजिए कि जिस भी केस में पोक्सो एक्ट लगा हो उसमें सारे काम छोड़कर सबसे पहले तो 2-4 दिन सिर्फ इस बात को सोचने में लगा दीजिए कि इस पोक्सो एक्ट से कैसे बचा जाए, इस पोक्सो एक्ट को कैसे तोड़कर इसे एक सामान्य केस में कन्वर्ट किया जाए। हर पोक्सो केस में पहला प्रयास पोक्सो को हटाने का होना चाहिए। पोक्सो एक्ट बना रहने से दूनी मेहनत करनी होगी, बल्कि मैं कहूं कि चौगुनी मेहनत करनी होगी और सफलता की फिर भी गारंटी नहीं रहती है। इसलिए पोक्सो से बचाव की तरकीब को ढूंढना फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों के रूप में आपका पहला कर्तव्य होता है। अब हमने तय किया है जिन केसेस में हमसे पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करवाया जाएगा उन केसेस में सेक्शन 313 CRPC के कथन पर हम लोग अपने क्लाइंट्स की मुफ्त सहायता किया करेंगे।
जिन केसेस में आपके द्वारा किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन में तथा 313 के कथन में दिए गए उत्तरों में तालमेल नहीं होता है, उनमें पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। अभी हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सेक्शन 313 CRPC 351 BNSS को बहुत महत्व देना शुरू कर दिया है। उस आधार पर सेक्शन 313 CRPC के कथन में आपका उत्तर आपके क्रॉस एग्जामिनेशन तथा पूरी लाइन ऑफ डिफेंस की सीध में होना चाहिए, ताकि कोर्ट को लगे कि आपने अपना पक्ष त्रुटिहीन रूप से सिद्ध कर दिया है। तो पोक्सो एक्ट के केसेस को तोड़ने के लिए हम ठीक ठीक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की ही सहायता लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अभी बिल्कुल एक ताजा जजमेंट है इन री राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर 3 ऑफ 2023 है, जिसे जस्टिस अभय एसो का जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने 20 अगस्त 2024 को डिसाइड किया है। इसके अनुसार कारण चाहे कुछ भी रहा हो, विवाह हुआ हो, बच्चा हुआ हो, कुछ भी रहा हो, किसी भी आरोपी ने यदि माइनर विक्टिम के साथ शारीरिक संबंध बना लिया है तो वह हर हालत में सजा पाएगा। बचने का कोई अवसर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसे नहीं देने वाले हैं। आप यह बात समझ लीजिए कि पोक्सो एक्ट केसेस में आरोपी या पीड़ित किसी भी बालक की उम्र जानने के लिए सेक्शन 34 पोक्सो एक्ट के तहत संबंधित जज के द्वारा एक इंक्वायरी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिपाल सिंह सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह बात बता दी है कि किस विधि से यह इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी और ट्रायल में मोटा मोटी यह अंतर रहता है कि इंक्वायरी में जज का रोल अधिक एक्टिव होता है, ट्रायल में यह अपेक्षाकृत पैसिव रहता है। इंक्वायरी में जज आगे बढ़कर सभी एविडेंस को लाए जाने को निर्धारित कर सकते हैं, एविडेंस कलेक्शन की विधि बता सकते हैं, किसके द्वारा लाया जाना है यह निर्देशित कर सकते हैं, जबकि ट्रायल में जज ऐसा प्राय नहीं करते हैं। और अगली बात यह है कि यह जो इंक्वायरी होने वाली है सेक्शन 34 पोक्सो एक्ट के तहत, इससे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 94 के अनुसार किया जाता है। जो मटेरियल वहां लिखा हुआ है वह पूरा मंगाकर आरोपी या पीड़ित इनमें से जो भी बालक हो उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। कुछ निश्चित स्रोत होते हैं जहां की जानकारी को बालक की आयु को निर्धारित करते समय उपयोगी माना जाता है। पहला स्रोत है स्कूल का सर्टिफिकेट हो या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, ये ना हो तो संबंधित नगर निगम या पंचायत का सर्टिफिकेट हो कि देखिए साहब बालक इस दिन पैदा हुआ था। ये भी ना हो तो बच्चे का रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाना चाहिए, जिसे हम ओसिफिकेशन टेस्ट या बोन एज एक्सरे भी कह देते हैं। जब इन स्रोतों से जानकारी आ जाती है तो उसकी जांच होती है कि यह जानकारी विश्वसनीय है या विश्वसनीय नहीं है, और यह काम आपके एडवोकेट के द्वारा जानकारी देने वाले गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करके किया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके एडवोकेट को इन सब बातों में पारंगत होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के गवाह को तोड़ने के क्या रूल्स होते हैं, माता पिता को कैसे तोड़ा जाए, प्रधानाचार्य को कैसे तोड़ा जाए, स्कूल के रजिस्टर पर क्या सवाल उठाए जाए। बहुत बार अनुभवहीन एडवोकेट्स गलत क्रॉस करके अपने खिलाफ ही इस इंक्वायरी को तय करवा लेते हैं, और जब यह इंक्वायरी पूरी हो जाती है तो पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज के द्वारा बालक की आयु की घोषणा की जाती है। लेकिन यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें लगाई हुई हैं। यदि स्कूल सर्टिफिकेट आ गया है तो क्रॉस किया जाएगा कि उसमें आयु कैसे भरी गई, किसने आयु लिखवाई, क्या प्रमाण दिया, कितना विश्वसनीय है, वगैरह वगैरह। यदि आयु के आधार के रूप में स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया गया है तो इस सर्टिफिकेट की सहायता से उम्र निर्धारण सही नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पी युवा प्रकाश वर्सेस स्टेट में 2023 में कही थी। तो उम्र निर्धारण के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होता है। इस प्रकार की दुविधा से बचने के लिए या बालक की आयु के सपोर्ट के लिए पुलिस एक दूसरा काम करती है, उसका बोन एज एक्सरे करवा लेती है, जिसको हम रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। बालक की हड्डियों के फ्यूजन होते हैं, उनके जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं। उस फ्यूजन को देखकर डॉक्टर लोग बालक की उम्र का आकलन करते हैं। शरीर की हर हड्डी का जोड़, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अलग अलग आयु में जुड़ जाता है। कोहनी कब जुड़ेगी, घुटना कब जुड़ेगा, पंजा कब जुड़ेगा, मेटाटार्सल्स कब जुड़ेंगे, यह सब बातें डॉक्टर्स के द्वारा जांच कर रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है।
राम विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रेडियोलॉजिकल टेस्ट किसी भी बालक की आयु का अंतिम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यानी कि बोर्न एज एक्सरे या कोई दूसरा रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाकर आप तभी आयु निर्धारित करेंगे जब आपके पास कोई अन्य रास्ता मौजूद ना हो। तो सवाल है कि अब क्या करें? सब रास्ते तो बंद होते हुए नजर आते हैं। क्या करें कि प्रोसिक्यूशन का पाखंड टूट ही जाए? इसके लिए हम मानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसे जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 30 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया था, उसको पढ़ेंगे। इस केस को पढ़े जाने की जरूरत है क्योंकि यह फुल बेंच का जजमेंट है जो अन्य सब छोटी बेंचेस पर लागू रहेगा। इस केस में रेप के झूठे आरोप के बाद आरोपी को लगभग 23 साल तक जेल में रखा गया। 23 साल के बाद वह छूट पाया। यह पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मुश्किलों को महसूस किया और शायद पहली बार कहा कि फॉल्स एलिगेशन ऑफ रेप कॉजेस डिस्ट्रेस एंड ह्यूमिलिएशन टू एन अक्यूज्ड। तो यहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आयु निर्धारण की एक सही चाबी बनाई और वह चाबी बनाकर आरोपियों तथा उनके एडवोकेट्स को थमा दी है। हमने इस विषय पर आपको एक वीडियो दी थी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय बिरदमल सिंह वी वर्सेस आनंद पुरोहित, ये जो 1988 का केस था, इस निर्णय को मानते हुए लिखा था, किसी स्कूल रजिस्टर में लिखी जन्म तिथि का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उसको लिखवाने वाला कोर्ट में क्रॉस ना किया जाए। यह जन्म तिथि माता पिता या संबंधित व्यक्ति की बालक के जन्म से संबंधित विशिष्ट जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। माता पिता के अलावा यदि यह जानकारी स्कूल को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी गई है जिसकी बालक के जन्म समय संबंधी विशिष्ट जानकारी की पुष्टि ना हुई हो, तो उस जन्म तिथि के स्कूल रजिस्टर में लिखवाए जाने की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मतलब यह हुआ कि बालक चाहे वह लड़का हो या वह लड़की हो, उसकी उम्र के निर्धारण के लिए केवल वह व्यक्ति कोर्ट में गवाही दे सकता है जिसके पास बालक की आयु का, उसके जन्म का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। यानी केवल माता ही गवाह हो सकती है, पिता केवल उन परिस्थितियों में गवाह हो सकता है यदि वह जन्म के समय अस्पताल या प्रसूति कक्ष के आसपास मौजूद हो। यानी कि उसकी अनुपस्थिति होनी यह पहली शर्त है। जो व्यक्ति जन्म के समय उपस्थित नहीं था, उसकी बताई गई जन्म तिथि विश्वसनीय नहीं होगी। और यह एक बहुत बड़ा पेच है जिसके सहारे से आप पोक्सो एक्ट के केसेस में से पोक्सो को निकाल सकते हैं। देखें कि जो व्यक्ति आपको वहां आकर जन्म तिथि बता रहा है, क्या वह जन्म के समय उपस्थित था? ऐसा क्या प्रमाण वह लाया है जिससे पता लगे कि वह बालक के जन्म के समय वहीं प्रसूति कक्ष में या अस्पताल में उपस्थित था? अब बात आई माता या पिता की या प्रसूति कक्ष में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति की। उसने कहा है ना कि वही गवाही दे सकता है, तो अब जब उनको क्रॉस करना होगा तो साहब उसकी जानकारी, दिन, दिनांक, समय कैसे याद हैं, हम उस पर क्रॉस करेंगे। कहीं भूल चूक तो नहीं है, इस बात पर क्रॉस करेंगे और हम उससे पूछेंगे कि आपको यह तिथि कैसे याद है? उस साल होली किस तारीख की थी? उस साल दिवाली किस तारीख की थी? बसंत पंचमी कब मनाई गई थी? ताकि पता लगे कि यह जो तिथि क्रॉस एग्जामिनेशन में बता रहा है या बता रही है, उसका कोई वस्तुगत आधार है या नहीं है। हमें देखना होगा कहीं कोई भूल चूक तो नहीं है। और इन सारी बातों पर वकील साहब को क्रॉस करने का अवसर मिल जाएगा। और यदि एक बार क्रॉस को खोल दिया गया तो फिर तो बात फिर दूर तक जाएगी। हम लोग यानी कि एडवोकेट्स कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यही करके हम अपने दरभंगा वाले केस में सफल हुए हैं। हमारा आरोपी विजयी रहा है। आपको भी यह देखना होगा कि जो व्यक्ति आरोपी या पीड़िता की जन्म तिथि के पक्ष में कोई सबूत देने का दावा करता है, जानकारी देने का दावा करता है, क्या वह जन्म के समय उस अस्पताल में मौजूद था और इस बात का क्या साक्ष्य वह रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा है। आपका केस पॉक्सो से बाहर निकल जाएगा, आपका आरोपी बच जाएगा।
इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।